साथियों नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड परिवहन की एक महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के रेल परिवहन के बारे में। देखिए, रेल परिवहन से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। पूरे उत्तराखंड में रेलवे का ट्रैक किस प्रकार से है और कौन कौन सी रेलें अभी उत्तराखंड में चल रही हैं, या रेलवे का नाम या रेलवे स्टेशन आदि हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण होने वाले हैं और वर्तमान में रेलवे में क्या प्रगति हो रही है, इस बात को भी समझते हैं। और ये भी जान लेते हैं कि क्या भारत में वास्तविक रूप से सर्वप्रथम रेलवे जंक्शन उत्तराखंड में ही शुरू हुआ था या मुंबई में शुरू हुआ था। तो ये भी एक कहने वाली बात है, बड़ा रोचक है। तो आज हम जानने वाले हैं उत्तराखंड रेल परिवहन। उसके बाद सड़क परिवहन और वायु परिवहन भी जान लेंगे। तो पहला रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में रेलवे का विकास सबसे पहले हो गया था। तो आइए बिना रुके हुए शुरू करते हैं। ये बहुत खूबसूरत होने वाला है आज का वीडियो सेशन, तो अंत तक बने रहेगा। रेलवे से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट जानकारी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा के पैटर्न में परिवहन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सड़क परिवहन का भी आपको पूछा जाएगा। वहां अभी नया चेंज हुआ है। पहले जिन सड़कों को हम NH 58 के नाम से जानते थे, NH 34 के नाम से जानते थे, कई NH थे, लेकिन आज की दृष्टि में उनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। तो उसे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम रेलवे के बारे में जान लेते हैं। हम बात करते हैं प्रथम रेलवे की। तो यहां आ जाइए प्रथम रेलवे में। अभी प्रथम रेलवे की बात करते हैं यहां रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में उसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमसन, यहां एक गवर्नर थे। उन गवर्नर ने थॉमसन लोकोमोटिव इंजन की शुरुआत करी थी। देखो हुआ क्या था, यहां पर हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के लिए यहां गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में 1834 के आसपास काफी सूखा पड़ा था। अब वो सूखा पड़ने के साथ हुआ क्या कि यहाँ के किसानों की जो कृषि होती थी वो सारी बर्बाद होगी। अब अंग्रेजों को यहाँ से बहुत आय प्राप्त होती थी, जो यहाँ के कमिश्नरी क्षेत्र था। तो उन्होंने एक विचार किया कि जब तक हम किसानों को अच्छी सिंचाई के साधन नहीं देंगे तब तक यहाँ एग्रीकल्चर भी सही से नहीं होगा। अब एग्रीकल्चर सही नहीं होगा तो उनको फिर इनकम भी नहीं बनेगी, यानी वहां से टैक्स भी नहीं मिलेगा। इस वजह से इन्होंने यहाँ एक प्लानिंग की, हरिद्वार से गंगा से लेकर के आगे रुड़की होते हुए यहां एक नहर निकाली इन्होंने। तो नहर निकालने के लिए एक समस्या आई कि रुड़की के आसपास यहां पर एक क्षेत्र में एक छोटी सी नदी पड़ गई। अब उस नदी से नहर बनवानी थी तो नदी के बहाव से नहर नहीं बन पा रही थी, मिट्टी काफी ढोना हो रखा था। तो जैसे ही मिट्टी यहां पर ढोना था तो समस्या ये आ गई कि खच्चरों से या आदि लेबरों के माध्यम से वो मिट्टी नहीं ढोया गया। तो उस समस्या का समाधान के लिए यहां पर एक रेल की बुग्गी मंगाई गई, यानी एक तो नहीं थी, 2 डब्बे थे। 2 डब्बे मंगाए गए सीधा लंदन से। लंदन से 2 डब्बे आए, तो वो 2 डब्बे आए 22 दिसंबर 1851। तो 22 दिसंबर 1851 को थॉमसन लोकोमोटिव इंजन के नाम से उन्हें यहां पर चालू किया गया। और ये चालू किया गया तो उस समय जो चालू किया ये रेलवे जो डब्बे यहां चलाए, तो उस समय प्रोबिटी काटले यहाँ के इंजीनियर थे। मतलब इस गंगा नहर बनाने के जो इंजीनियर थे वो थे प्रोबी काटले। आज भी ये ऊपरी गंगा नहर के नाम से जाना जाता है, जो कि हरिद्वार से निकाली गई है और रुड़की पिरान कलियर होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो उस समय ये रेल का एक डब्बा लाया गया था मात्र मालवाहक के रूप में। एक्चुअली मालवाहक नहीं, वो मिट्टी सारने के लिए लाया गया था। अंग्रेज अपनी सुविधा के लिए लाए थे, लेकिन उस जो डब्बे थे उन डब्बों का केवल उतना ही काम हुआ कि केवल मिट्टी सारना, उसके बाद उन्हें बंद कर दिया गया है। तकरीबन 5 किलोमीटर का वो रास्ता था, 5 किलोमीटर तक वो ट्रैक था। तो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहे थे। तो इस रफ्तार से चल रहे थे तो यहाँ पर मिट्टी सारा गया, और यहाँ जैसे ही ये नहर का कार्य पूरा हुआ 1854 में, तो उन डब्बों का काम भी बंद कर दिया गया था। तो 1854 में नहर का कार्य पूरा किया गया, जो कि हरिद्वार से जाना था। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि भाई 1851 में यहां पर रेलवे चल चुकी है, चाहे वो मालवाहक थी या यातायात थी। तो मालवाहक थी पर रेलवे तो चल चुकी थी। लेकिन हमारे इतिहास में वर्णित है कि भारत की प्रथम रेलवे 1853 में मुंबई में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। लेकिन ये मुंबई से थाने के बीच में 1853 में चली, वो भी मालवाहक ही थी, और यहां चल गई है 1851 में। तो
तो ये 1851 वाला इतिहास काफी लेट तक जो है छुपा रहा है, इसलिए इतिहास में वर्णित नहीं किया गया। लेकिन उत्तराखंड की दृष्टि से पढ़े तो सबसे पहले यहीं पर ये चला गया था। उसके बाद जो आवागमन के लिए रेलवे चली थी वो आवागमन के लिए फिर बंगाल में चलाई गई थी 1854 में। तो कहते हैं कि उस समय डलहौजी ने रेलवे की शुरुआत करी थी भारत में, लेकिन यहाँ डलहौजी के ही कार्यकाल में जो है यहाँ पर पहले चला दिया जा चुका था थॉमसन के द्वारा। तो थॉमसन लोकोमोटिव इंजन चला था प्रोबी कॉटले के द्वारा, और इस कॉटले को आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है। अब आधुनिक भगीरथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भगीरथ है, भगीरथ ने तो गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था, लेकिन इस भगीरथ ने, यानी जो आधुनिक भगीरथ है, इसने हरिद्वार से किसानों को गंगा नहर निकाली थी। तो नई गंगा के रूप में इसने निकाली, इसलिए इसे आधुनिक भगीरथ कहा जाता है। तो इसे हम याद रखेंगे। उत्तराखंड में प्रथम रेलवे यहां पर चली थी। अब बात करते हैं उत्तराखंड में प्रथम यातायात रेलवे कब चली थी और कहां चली थी। ये तो हो गया मालवाहक, इसे इस तरीके से याद रखें। उसके बाद बात करते हैं प्रथम रेलवे जो कि यातायात के लिए चली थी। देखो, यातायात के लिए रेलवे यहां चली थी, पहले ये भी मालवाहक ही हुई थी, उसके बाद यातायात के लिए सुचारू कर दी गई थी। तो लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर के यहां सीधा काठगोदाम तक रेलवे चलाई गई थी। एक्चुअली काठगोदाम रेलवे लाने के पीछे का भी एक कारण था। काठ का गोदाम था यहाँ, काठ का मतलब लकड़ी का गोदाम। तो उस समय अंग्रेज जो है लकड़ियों के उत्तराखंड से काफी व्यापार करते थे। वो लकड़ियों को यहाँ से ले जा करके जगह जगह कहीं कागज बनवाते थे, कहीं अपनी हवेलियां, कहीं महल बनवाते थे, कई बंदूक के लिए जो बॉनेट होते हैं उस प्रकार की चीजें भी बनाई जाती थी। तो कई चीजें बनते थे, वो यहाँ से ले जाते थे लकड़ियों को। तो काठ गोदाम में काठ का गोदाम था, लकड़ी का गोदाम था। तो यहाँ पर ये रेलवे इसलिए लाए थे कि लकड़ियों का व्यापार सही से किया जाए। लाए कहाँ से थे? लखनऊ से। तो 24 अप्रैल 1884 को ये रेलवे चली थी। अब इस तरीके से अगर कहें प्रॉपर रूप से उत्तराखंड में रेलवे 24 अप्रैल 1884 को ही चली। और जो ये कहानी थी, ये जो 22 दिसंबर 1851 को चला था, ये केवल एक मिट्टी सारने के लिए लाया गया था। सीधी सी बात है, ऊपरी गंगा नहर बनाने के लिए लाया गया था। तो ये 2 डब्बे लाए गए थे, लेकिन यहाँ प्रॉपर तरीके से रेलवे ट्रैक बिछाए गए और रेलवे आए लखनऊ से कहाँ? काठगोदाम। इसी बीच में लखनऊ से किच्छा तक आए, किच्छा से लाल कुआं आए और लाल कुआं से फिर काठगोदाम। ये काठगोदाम अभी वर्तमान में नैनीताल में है। तो ये याद रखें आप, नैनीताल तक ये पहुंचा था कहां से? लखनऊ से। तारीख क्या बताया मैंने? 24 अप्रैल 1884। तो इतनी बात याद होगी। उत्तराखंड की प्रथम रेल और ये प्रथम रेल। इसके अलावा अगर अन्य रेलवे की बात करें तो कहां कहां चली, यहां अगर बात करें, यहां पीलीभीत से लेकर के, यहां पीलीभीत से लेकर के टनकपुर रेलवे कब चली? देखो, टनकपुर का मतलब ये होता है चंपावत। तो चंपावत का एक प्रमुख नगर भी है टनकपुर, और ये है नैनीताल। तो इस तरीके से आप याद भी रखेंगे कहां तक चला है। टनकपुर में जो चली है रेलवे, वो चली कब? 15 मार्च 1912 को। ये इंपॉर्टेंट है टनकपुर रेलवे। इस क्षेत्र का एक ही मात्र रेलवे है ये टनकपुर। यानी अगर आपको कहा जाए उत्तराखंड में सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो टनकपुर ही है, जो कहां है? चंपावत में है। तो पूर्वी रेलवे स्टेशन टनकपुर है। और यहां पर दिल्ली के लिए एक रेलवे भी जाती है, वर्तमान में दिल्ली के लिए एक रेलवे भी जाती है टनकपुर से सीधा दिल्ली। तो उस रेलवे का नाम है पूर्णागिरि एक्सप्रेस। तो पूर्णागिरि एक्सप्रेस भी आप याद रखें कहां से जाती है? टनकपुर से सीधा दिल्ली के लिए जाती है। यहां आ जाए, यहां रामपुर से, उत्तर प्रदेश के रामपुर से लेकर के यहां रामनगर तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, रामपुर से रामनगर तक की रेलवे। तो ये रामनगर से रामपुर की रेलवे क्या है? देखो, रामपुर से रामनगर के लिए पहले काशीपुर पहुंची थी, काशीपुर से फिर रामनगर पहुंची, ये आई 1907 में। इतनी बातें याद होगी। अगर कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में भी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से इधर से आई थी। तो सहारनपुर नजीबाबाद होते हुए यहां से कोटद्वार के रेलवे आई थी, और ये आई थी 1890 में, ये कोटद्वार रेलवे। अगर यहां से बात करें हरिद्वार रेलवे की, तो हरिद्वार रेलवे कब आई थी? देखो, हरिद्वार रेलवे आई थी 1 जनवरी 1896 को। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कब? 1896। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, पहले 1884 में यहां आई थी काठगोदाम, उसके बाद कोटद्वार रेलवे आई थी। तो कोटद्वार रेलवे कब आई थी? 1890 में। उसके बाद तीसरे नंबर पर आई थी हरिद्वार रेलवे 1 जनवरी 1896। फिर ठीक 1900 में देहरादून में रेलवे पहुंची थी, ठीक 1900 में। अब यहां पर रेल लाने के पीछे का भी कारण था। देखो, जैसे हमने बात की कि यहां रुड़की में रेलवे के डब्बे लाने के पीछे का कारण क्या था? यहां मिट्टी छाड़ना था ऊपरी गंगा नहर बनाने के लिए।
काठगोदाम रेलवे लाने के पीछे का कारण क्या था? काठगोदाम में लकड़ी का व्यापार इन्होंने करना था। अब यहाँ हरिद्वार से होते हुए यहाँ देहरादून लाने के पीछे का एक कारण था। यहाँ पर रेलवे 1900 में इसलिए लाया गया क्योंकि यहाँ मसूरी में भट्टा फॉल पर ग्लोगी जल विद्युत परियोजना बन रहा था, उसी दौरान बन रहा था। तो यहाँ से भारी लोहे की सामग्री को लाने के लिए देहरादून तक रेलवे लाएगी ताकि इजिली लोहे की सामग्री देहरादून तक पहुंच जाए और वहां से फिर लेबरों द्वारा या अन्य साधनों द्वारा भट्टा फॉल तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये 1900 में यहाँ पर रेलवे आ चुकी थी। और अभी बात करें देहरादून का रेलवे स्टेशन, सबसे स्मार्ट रेलवे स्टेशन हम कह सकते हैं उत्तराखंड का, क्योंकि देहरादून तो राजधानी भी है, ये तो बनाना भी है। 2000 में एक मॉडल स्टेशन के रूप में बना था, न्यू मॉडल स्टेशन के रूप में ये देहरादून का रेलवे स्टेशन बना था। 2030 में ISO सर्टिफिकेट भी इसे मिल चुका है, यानी ISO प्रमाणीकरण ये रेलवे स्टेशन है देहरादून का। तो ISO प्रमाणीकरण देहरादून का ही रेलवे स्टेशन है, बाकी अदर जगह नहीं है। तो इस प्रकार से हमने याद रखना है कि भाई रेलवे कब कब कहाँ कहाँ पहुंची थी उत्तराखंड में। देखो रेलवे का क्या है, रेलवे की चीज़ें हमें कम याद रखती हैं। अब वो इसलिए कम याद रहती है ना क्योंकि हम रेलवे से यातायात बहुत कम करते हैं। यदि हमें उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों के लिए जाना हो तभी चांस बनता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम कम जाते हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक होता है यहाँ से नैनीताल, भवाली, या हम देहरादून जाते हैं तो वो तो हमारे गाड़ी बस वाले जाते हैं, हिमगिरी एक्सप्रेस, तो इस तरीके से जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये ध्यान देना है कि भाई रेलवे की स्थिति क्या है उत्तराखंड में। तो प्रथम रेलवे याद रखें, उसके बाद द्वितीय रेलवे ये भी याद रखें, तृतीय रेलवे याद रखें, चतुर्थ रेलवे याद रखें, फिर पंचम रेलवे याद रखें, और छठवां रेलवे और सातवां रेलवे। तो ये टनकपुर वाला सबसे अंतिम समय में पहुंचा था। इतनी बातें हमने अपने दिमाग में याद रखनी है ताकि हम इस चीज़ को भूलें नहीं। एक्चुअली होता यह है कभी कभार परिवहन के रेलवे से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। अब प्रश्न बन गया तो क्या करेंगे, उस समय तो हम बहाने नहीं बना सकते कि भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रेलवे से प्रश्न आएगा, बहाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आजकल एग्जाम का पैटर्न ये है, जिस चीज़ को आप छोड़ देते हैं कि यार शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनर वहीं ज़्यादा जाता है क्योंकि उसे पता है रटी रटाई चीज़ें सबको आती है। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह, उत्तराखंड का प्रथम, उत्तराखंड के मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब कुछ उत्तराखंड, पंवार वंश, चंद वंश, ये सब ने चाल लिए हैं। कुछ अदर होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है उत्तराखंड के आभूषण, उसके बाद ये बताया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। अब यहाँ पर इस चार्ट में यानी इस बोर्ड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताने वाला हूँ मैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। एक यहाँ पर बात करते हैं इधर गढ़वाल रेलवे की। देखो गढ़वाल रेलवे आता है उत्तरी रेलवे के अंदर। देखो गढ़वाल रेलवे कब आए थे देहरादून, सबसे लास्ट स्टेशन है देहरादून। अगर ऐसा पूछा जाए कि गढ़वाल रेलवे का लास्ट स्टेशन कहाँ है तो देहरादून है। तो गढ़वाल रेलवे देहरादून में 1900 में ये रेलवे पहुंची थी। और ये रेलवे जो गढ़वाल रेलवे है, ये गढ़वाल रेलवे यानी जो ये उत्तरी रेलवे है, ये उत्तरी रेलवे मुरादाबाद डिवीजन के अंदर आता है। कहाँ? मुरादाबाद। तो मुरादाबाद यहाँ उत्तर प्रदेश में है और इस डिवीजन के अंदर ये रेलवे स्टेशन आते हैं। तो मुरादाबाद डिवीजन के अंदर रेलवे स्टेशन आते हैं, इसलिए ये उत्तरी रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन हो गया देहरादून। ये हम याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुरादाबाद डिवीजन के अंदर आता है, ये हमें कंठस्थ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल रेलवे वाला यानी ये उत्तरी रेलवे में आता है गढ़वाल। गढ़वाल मतलब आप कोटद्वार वाला भी लगा लीजिए क्योंकि कोटद्वार वाला भी यहीं से आया है, ये भी यहीं से सारे इधर उत्तर प्रदेश में मिल जाते हैं। फिर ये देहरादून वाला इधर का आप देखिए उस क्षेत्र लखनऊ के क्षेत्र से आ रहे हैं, ये यहाँ से इस तरीके से मुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से रेलवे आते हैं और ये गढ़वाल वाला अलग आता है। तो गढ़वाल वाला उत्तरी रेलवे में पड़ता है जिसका डिवीजन है मुरादाबाद। अब कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं रेलवे में 1884 में रेल पहुंची थी और जो अंतिम स्टेशन है कुमाऊं रेलवे का वो है काठगोदाम अंतिम। और ये वाला आता है इज्जत नगर बरेली में, यानी बरेली के इज्जत नगर, यहाँ आसपास में बरेली है तो बरेली के इज्जत नगर में ये कुमाऊं के रेलवे स्टेशन आते हैं। तो मतलब कि ये जो डिवीजन है कुमाऊं रेलवे का डिवीजन है कहाँ? इज्जत नगर रेलवे। और इज्जत नगर है कहाँ? बरेली में। और ये आता है उत्तर पूर्वी रेलवे के अंदर। कौन सा रेलवे? उत्तर पूर्वी रेलवे। और ये किस रेलवे में आता है? उत्तरी रेलवे। तो उत्तरी रेलवे और उत्तर पूर्वी रेलवे में अंतर है, ठीक है।
तो ये बात हमें समझना है। और अंतिम स्टेशन कहाँ है? काठगोदाम। काठगोदाम एंड देहरादून। देखिए कुमाऊं का अंतिम स्टेशन काठगोदाम और यहाँ का अंतिम स्टेशन कहाँ हो गया? देहरादून हो गया। तो देहरादून एंड काठगोदाम दोनों को याद रखना है। और किस किस डिवीजन के अंदर आते हैं? तो कुमाऊं रेलवे का डिवीजन इज्जतनगर आता है और गढ़वाल रेलवे का डिवीजन आता है मुरादाबाद। इस चीज को हमें कंठस्थ करके याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुछ बातें और देखिए, जैसे अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे का विस्तार अभी तक कितने जनपदों में है? तो जनपदों की बात करें तो यहां से हम गिनती कर सकते हैं। पहला देहरादून जनपद में है, दूसरा एचआर हरिद्वार जनपद में है, तीसरा कोटद्वार यानी पौड़ी जनपद में है, चौथा रामनगर नैनीताल जनपद में है, पांचवां यूएस नगर उधमसिंह नगर जनपद में है, उसके बाद छठवां हो गया चंपावत। तो अभी तक रेलवे की बात करें तो उत्तराखंड के मात्र 6 जनपदों में ही रेलवे लाइन है। इसके बाद उत्तराखंड में अन्य जनपदों में भी रेलवे का विस्तार होने लगा है। अब धीरे धीरे बढ़ जाएगी ये जनपदों की संख्या। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि यहाँ से जो ऋषिकेश रेलवे आ रही है ये टिहरी होते हुए, यानी टिहरी को भी टच कर रहा है, टिहरी से फिर रुद्रप्रयाग क्रॉस करके ये कर्णप्रयाग तक पहुंच रही है। तो 3 नए जनपद और जुड़ सकते हैं। तो अभी तक तो वो कार्य पूरा नहीं हुआ लेकिन अभी भी चल ही रहा है। तो बात करें तो टोटल 6 जनपदों में ये फैला हुआ है। कुल स्टेशनों, छोटे बड़े स्टेशन की बात करें तो 41 स्टेशन है। और कुल लंबाई बात करें अभी तक रेलवे की तो 344.9 किलोमीटर रेलवे ट्रैक उत्तराखंड में है। 344.9 किलोमीटर, मात्र इतने ही रेलवे ट्रैक उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में 41 स्टेशन है छोटे बड़े को लेकर के। यदि हम बात करें सबसे अधिक रेलवे जंक्शन किस जनपद में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सबसे अधिक रेलवे जंक्शन है हरिद्वार में, सर्वाधिक रेलवे ट्रैक, और सबसे न्यूनतम रेलवे ट्रैक है कोटद्वार में। ये खास है, कोटद्वार में सबसे कम रेलवे ट्रैक है। देखो एक नई रेलवे इन्होंने हरिद्वार से यहाँ रामनगर के लिए भी लाए हैं 2012 में, ये भी याद रखें, ये भी खास है। कहाँ से लाए? हरिद्वार से रामनगर 2012। ये भी नया है, मतलब करंट अफेयर है समझो। तो ये इस प्रकार से करंट अफेयर पूछे जाते हैं। अभी कई रेलवे, अभी देखिए अभी कुछ और जानकारी देख लेते हैं। देखो एक नई रेलवे अभी कार्यरत है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब नई रेलवे है कौन सी? ऋषिकेश से लेकर के ये रेलवे आ रही है कर्णप्रयाग तक, आ रही है, अभी भी आ ही रही है। देखो ये रेलवे का सपना एक्चुअली जो कर्णप्रयाग के विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त दरबान सिंह नेगी जी थे, जिन्हें कि प्रथम विश्व युद्ध में पराक्रम दिखाने के लिए विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार दिया गया था। तो दरबान सिंह नेगी जी को कहा गया था कि आप अपनी कोई भी 2 मांगे बताइए और ब्रिटिश सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी। तो उस समय उन्होंने 2 चीज़ें मांगी थी। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में मांगा था कि भाई कर्णप्रयाग के लिए एक इंटर कॉलेज दे दिया जाए। तो आज भी कर्णप्रयाग में दरबान सिंह नेगी इंटर कॉलेज है, जो कि उस समय 1918 में बना था। अब एक दूसरा मांगा था उन्होंने कर्णप्रयाग के लिए रेलवे, और ये कर्णप्रयाग रेलवे की जब उन्होंने मांग करी थी तो गढ़वाल वालों के दिमाग में भी ये आए थी कि यार गढ़वाल रेलवे शायद होनी चाहिए। तो उन्होंने रेलवे की मांग की थी, लेकिन उसमें विलंब हुआ, फिर समय से वो रेलवे नहीं आ पाई। तो ये रेलवे की अगर बात करें तो एक बार सर्वे की गई थी, योजना बन चुकी थी 1924 के आसपास। ये बनाया था जे.एम. क्ले के द्वारा। तो जे.एम. क्ले ने पहले कर्णप्रयाग रेलवे की योजना बना दी थी, अंग्रेजों के समय की बात है 1924, क्योंकि दरबान सिंह नेगी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों से डिमांड की थी, तो 1924 में सर्वे करके यहां पर योजना भी बना दी थी। लेकिन अभी आधुनिक समय की बात करें, वर्तमान समय की बात, तो 2016 में योजना बनाई थी केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने चारों धाम के लिए रेलवे परियोजना बना रखी है। तो रेलवे में पहले ये कर्णप्रयाग वाली रेलवे चल रही है, तो यहां से फिर अन्य धामों के लिए भी होगा। तो 2016 में ये योजना बन चुकी है, और यहां तक कि जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए काफी तेजी से इसमें कार्य चल भी रहा है। ये 2016 में बना दिया था और 2019 से इसमें कार्य शुरू किया। तो 2019 से इन्होंने अभी तक टारगेट रखा हुआ है 2025 तक पूरा कर देंगे। हालांकि कब तक होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 2025 तक टारगेट बना रखा है। और ये रेलवे बात करें तो टोटल 125 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है ये, और 125 किलोमीटर में ये भी बताया जा रहा है कि 105 जो किमी है ये तकरीबन
केवल सुरंगों से होकर आएगी। तो ये केवल सुरंगों से 105 किलोमीटर, यानी अगर रेलवे से बाहर देखने की बात आएगी, खिड़की से झांकने की, तो आप केवल 105 किलोमीटर तो ये है, और केवल 20 किलोमीटर के ही दायरे में आप गर्दन बाहर करके प्रकृति का नज़ारा देख सकते हैं, अदरवाइज आपको अंधेरे में ही गुजरना पड़ेगा। भाई इसकी स्थिति ऐसे है कि पहाड़ियाँ इतनी अधिक है, तो भूकंप जोन का भी एरिया बीच में पड़ता है, इसलिए उस तरीके से डेवलप किया जा रहा है इस ट्रैक को, ताकि भविष्य के लिए भी मजबूत बने। तो इसलिए 105 किलोमीटर सुरंगों से आ रहा है। तो कई चीज़ें इसमें भी रिलेटेड जानकारियां हैं, इसे भी आप देखें, जरूर देखें। तो 2025 तक का टारगेट बनाया गया है, ये पूछा जा सकता है। 2016 से योजना शुरू की थी और 2019 से कार्य प्रारंभ किया गया। 125 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक होने वाला है कर्णप्रयाग तक। तो कर्णप्रयाग के कालिसी नामक जगह पर ये रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, और गौचर में भी रेलवे स्टेशन बन रहा है, कई क्षेत्रों में रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो ये वाला नया ट्रैक है जो कि रेलवे के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है अभी के समय में। तो ये सारी कुछ जानकारियां थे रेलवे से रिलेटेड। देखो कई रेलवे के नाम है, अभी कुछ महत्वपूर्ण रेलवेज यहाँ उत्तराखंड से चलती हैं, वो कौन कौन सी हैं उन पर भी बात करते हैं। देखिए सबसे पहला हम याद रखें, यहाँ कोटद्वार से दिल्ली के लिए एक रेलवे है जिसका नाम है सिद्धबली शताब्दी एक्सप्रेस, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा है टनकपुर चंपावत से दिल्ली के लिए पूर्णागिरि एक्सप्रेस। इन दोनों के अलावा कुछ और हैं, जैसे संगम एक्सप्रेस, ये देहरादून से इलाहाबाद तक चलती है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तक चलती है। उसके बाद दूसरी बात करें तो मसूरी एक्सप्रेस, ये दून से लेकर दिल्ली तक चलती है। तीसरी बात करें नंदा देवी एक्सप्रेस, तो ये देहरादून से कोटा राजस्थान तक चलती है, कोटा तक, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है रानीखेत एक्सप्रेस, ये काठगोदाम से जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर तक चलती है, ये यहाँ काठगोदाम से लेकर के, तो काठगोदाम से जैसलमेर तक जा रही है। फिर है उपासना एक्सप्रेस, ये देहरादून से हावड़ा तक जा रही है, हावड़ा का मतलब है यहाँ पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल तक जाती है। फिर कुंभ एक्सप्रेस है, ये भी हरिद्वार से हावड़ा तक जाती है, कुंभ एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा खास है, इंपॉर्टेंट हो जाना है। फिर एक बात करें उत्तरांचल एक्सप्रेस, तो देहरादून से ओखा तक गुजरात तक जाती है, ये हम याद रखेंगे, गुजरात तक। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, काठगोदाम से दिल्ली तक। अब कहानी यह है कि भाई ये एक्सप्रेस जो है जा तो रही है, पर दिमाग ये होता है कि भाई यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन ये होता है कौन से कहाँ जा रहे हैं, तो दिक्कत नहीं करनी है यार, आप इस तरीके से रखें जैसे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जाती है, उत्तर प्रदेश का तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये कोटा वाला आप याद रखें, नंदा देवी एक्सप्रेस कोटा, ये याद रखें एक इंपॉर्टेंट। ये हावड़ा वाले आप दोनों याद रख लें, उपासना और कुंभ। और एक ये याद रख लें उत्तरांचल ओखा वाला गुजरात, तो गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक ये रेलवे जा रही है। दिल्ली के लिए तो याद रह जाएगी, दिल्ली के लिए संपूर्ण क्रांति वाला है, और एक है मसूरी एक्सप्रेस, और साथ ही सिद्धबली एक्सप्रेस भी है और पूर्णगिरि एक्सप्रेस भी है। तो ये कुछ रेलवेज हैं जो कि उत्तराखंड से बाहर जा रही हैं। तो इस तरीके से हमने रेलवे के जोन भी पढ़ लिए हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप याद रखें गढ़वाल रेलवे का जो जोन है या डिवीजन है वो मुरादाबाद डिवीजन है, और कुमाऊं रेलवे का डिवीजन है इज्जतनगर बरेली में। तो ये डिवीजन याद रखें, ये उत्तर पूर्वी रेलवे में आता है, ये उत्तरी रेलवे में आता है। तो उत्तरी रेलवे का जो एग्जाम भी भरते हैं हम, एग्जाम भरा जाता है दिल्ली में, भरा जाता है उत्तरी रेलवे का, और इसका एग्जाम के लिए हम उत्तर प्रदेश में भरते हैं, कानपुर भरते हैं या इलाहाबाद भरा जाता है। तो इस प्रकार से हमने याद रखना है। एक ये वाला 2012 वाला भी याद रखा जाए भाई, नया है, ये हरिद्वार से रामनगर को जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हरिद्वार से कहा कोटद्वार होते हुए सीधा रामनगर को जोड़ता है, ये 2012 में ये रेलवे यहाँ बनी थी। तो इतनी सारी रेलवेज को हमने उत्तराखंड में याद रखना है। देखिए अभी तक अगर आप YouTube वीडियो सर्च करेंगे तो वहाँ पर उत्तराखंड का रेलवे तंत्र ठीक से नहीं मिल पाता है, ठीक से समझ नहीं आता है। तो इसलिए आप मानचित्र को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें, और इस पूरे मानचित्र की एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर के आपको अच्छे तरीके से याद होगा, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि आपको अच्छे तरीके से याद हो। अगर आपको याद होता है तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। अदरवाइज आप किताबों में 1000 बार पढ़ लो, तो 1000 बार पढ़ने से किताबों में अच्छे से याद नहीं होता है। यहाँ आप एक तरीके से मैपिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं तो मैपिंग से अच्छा याद हो जाएगा। और बाकी यही है कर्णप्रयाग रेलवे का आप याद रखें। और उत्तराखंड में रेलवे कितने जनपदों में विस्तारित है, तो 6 जनपदों में। सबसे अधिक रेलवे जो ट्रैक है वो हरिद्वार में है, सबसे न्यूनतम कोटद्वार में है। कोटद्वार मतलब पौड़ी में।
और यहाँ हरिद्वार में सबसे अधिक। बाकी लंबाई मैंने बताया, टोटल स्टेशन मैंने 41 बता दिए। जैसे कर्णप्रयाग रेलवे बन जाएगी तो स्टेशनों की भी संख्या बढ़ जाएगी, तो रेलवे का नया जीके ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के सड़क परिवहन और वायु परिवहन। तो सड़क परिवहन के साथ वायु परिवहन भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर सेवाएं भी पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम अगली नई वीडियो में। तो अभी तक के लिए बस इतना आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर करें। देखिए, शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, और लगातार आपके जब तक कि आपके पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड या जो पुलिस का है, जब तक के एग्ज़ाम नहीं होते हैं तब तक मैं आपका कम से कम 90% कोर्स कवर करवा दूंगा। अभी इसके बाद हम तुरंत पवार 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। देहरादून जनपद चल रहा है, देहरादून जनपद भी खत्म हो जाएगा। जनपद सीरीज भी एक तरीके से चल रहा है। उत्तराखंड का इतिहास भी चल रहा है। उत्तराखंड का कई प्राचीन इतिहास तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर है, और इस तरीके से अलग भी हम बताएंगे। हिंदी की भी वीडियोज में लेकर आऊँगा, साथ ही साथ जीएस भी पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें। बाकी मिलते हैं एक अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।